नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राहुल देव आपको आज जो है कि भारतीय संविधान की अनुसूची बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अनुसूचियों से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसूची जो है कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का। भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, अनुसूची माना जाता है, क्योंकि लगातार इसमें परीक्षा में प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि अनुसूची से देखिए क्या है कि लगातार अभी देखेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे एग्जाम का, तो जो 15 के बाद से एग्जाम जो हुए हैं, यूपी टेट का हुआ है, सी टेट का हुआ है, यूपीपी का हुआ है, आरओ एआरओ का भी हुआ है। इस सब परीक्षाओं में जो है कि अनुसूची से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पीसीएस में 2019 का जो पीसीएस हुआ था, प्री में भी पूछा गया था, 11 शेड्यूल से पूछा गया था। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था। सी टेट में भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और यूपीपी में भी पूछा गया था संविधान से क्वेश्चन, अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुसूची देखिए एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो एक बार में ये याद भी हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका स्कोरिंग करने के लिए एग्जाम में एकदम आप तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान इसलिए लिखा गया क्योंकि जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कि मूल संविधान कब बना था? मूल संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान समय में 12 है, और 26 जनवरी 1950 को इन अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है, आइए देखते हैं बढ़ी हुई, क्योंकि 4 बढ़ाया गया है, वो 4 अनुसूचियां कौन कौन सी बढ़ी गई हैं उसको देखा जाए। ठीक है, इससे पहले हम संविधान के और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद जो थे वो 395 थे, यानी 395 है। ठीक है ना, और पार्ट कितना है? पार्ट जो है, भाग जो है आपका, वो 22 है। ठीक है ना, अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर भाग आप 25 लिख सकते हैं, और अनुच्छेद लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद है, लेकिन ये गणना की दृष्टि है। और मूल संविधान की बात करेंगे तो 25 नहीं 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। यही क्वेश्चन पार्ट से क्वेश्चन पूछा था यूपीपी में, जो सेकंड रिटन एग्जाम हुआ था, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, और ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था 27, 23, 25 और 29। ठीक है, तो इसमें देखिए न तो 22 का कहीं भी उल्लेख नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बताएंगे कि वो गणना की दृष्टि से पूछ रहा है, तो जब गणना की दृष्टि से बताएंगे तो भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन मूल संविधान, जो संविधान मूल रूप से है, उसमें भागों की संख्या कितनी है? 22 है। अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियां 12 हैं। क्या कारण है कि अनुच्छेदों को नहीं बढ़ाया गया, भागों को नहीं बढ़ाया गया, अनुसूची को बढ़ाया गया? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल अनुसूचियां ही बढ़ी हैं, अनुच्छेद भी बढ़े हैं और भाग भी बढ़े हैं। अनुच्छेदों को जो है कि एमेंडमेंट के द्वारा, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो 368 में है, 368 में संविधान संशोधन है। ठीक है ना, संविधान संशोधन जो है वो किस में है? 368 में है। ठीक है ना, इसी के द्वारा जो है भारतीय संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किए जाते हैं और अनुच्छेदों में परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, भाग भी वर्तमान समय में 22 है, लेकिन गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। ठीक है, तो देखिए मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 8 थी, 4 बढ़ाए गए,
तो सबसे पहले हम उन 4 अनुसूचियों को पढ़ेंगे जो बढ़ाई गई हैं, और उसके बाद से हम लोग भी प्रथम द्वितीय तृतीय अनुसूची से चलेंगे। पहले बढ़ी हुई अनुसूचियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद से, ठीक है। आइए, यहां लिखते हैं कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी थी अनुसूची 9वीं, तो 9वीं अनुसूची, ठीक है ना। तो देखिए 9वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची के बाद जो पहला अनुसूची, पहला संविधान संशोधन हुआ, पहले संविधान संशोधन के तहत ही भारतीय संविधान का शेड्यूल नंबर 9 जोड़ा गया, यानी कि 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 1951 में, यानी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। 9वीं अनुसूची में क्या था, तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया, संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किया गया 9वीं अनुसूची में, और इसके तहत कुल 284 अधिनियम बनाए गए। कितने अधिनियम बनाए गए, 284 अधिनियम। देखिए 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो यह प्रथम संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन था, ठीक है ना। ये कब हुआ, तो ये जो हुआ 1951 में, 1951 में हुआ। किस विषय पर हुआ, तो विषय क्या था इसका, तो भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण, ठीक है ना। किस में था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। ये विषय क्या था, भूमि अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण, ठीक है। इसके तहत कुल कितने अधिनियम बनाए गए, तो कुल अधिनियम कितने बनाए गए, कुल अधिनियमों की संख्या रखी गई 284। कितने अधिनियम बनाए गए, 284 अधिनियम बनाए गए। और इन 284 अधिनियमों में किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा जो है कि न्यायालय में नहीं, कोई भी मुकदमा न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा, यानी कि ये वाद्य अवाद्य होंगे। इसमें लिख दीजिए यहाँ पर 284 अधिनियम होंगे, और इन अधिनियमों पर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा दाखिल नहीं किया जाएगा, दाखिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा गया कि इन अधिनियमों यानी 284 अधिनियमों में किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा दाखिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये कहा गया कि चलिए ठीक है, ये दाखिल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी को तो इसकी न्यायिक जांच के अधिकार दिए जाएंगे। तो हाँ, तो किसको मिला, तो उच्चतम न्यायालय को, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार दिया गया। न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है। न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार दिया गया। क्या बताया गया, न्यायिक पुनराविलोकन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनराविलोकन, पहले इसको जाना जाए। न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है ना। न्यायिक पुनराविलोकन को अंग्रेजी में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनराविलोकन कब करता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों की जब वो पुनः न्यायिक समीक्षा करता है, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय जब अपना ही निर्णय का पुनः समीक्षा करता है तो उसको न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि क्रिकेट में एक सिस्टम होता है, नई सिस्टम आई है जिसको बोला जाता है DRS, ठीक है ना। DRS का क्या फुल फॉर्म होता है, डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी है
वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट का गेम हो रहा है और उसमें जो है कि मैदानी अंपायर द्वारा वो क्या दिया गया हो, आउट दिया गया हो, लेकिन वह खिलाड़ी जो है उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करता है, रेफरल की मांग करता है। रेफरल की मांग जब करता है तो जो मैदानी अंपायर होता है वो अपने से ऊपर यानी थर्ड अंपायर को क्या करता है, उस निर्णय की समीक्षा करने को देता है। तो जब वो निर्णय की समीक्षा थर्ड अंपायर करता है उसके बाद वह डिसीजन अपना क्या करता है, देता है। तो जब वो डिसीजन उसके क्रिकेट के खिलाड़ी के पक्ष में होता है तो जो मैदानी अंपायर होता है उसको अपना निर्णय क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो मैदानी अंपायर को अपने निर्णय पर काबिज रखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 प्रणाली काम कर रही है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन में सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपना ही जो है अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की क्या करता है, न्यायिक समीक्षा करता है। और जब सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करता है तो उसी को क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको दिया गया, उच्चतम न्यायालय को दिया गया। 284 अधिनियम बनाए गए। पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1951 में। विषय किसका था, भूमि अधिग्रहण। इसको अगर रिटर्न में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, आराम से याद, देखिए आराम से याद हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है अनुसूची। अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से नोट करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। देखिए अगर लिखना चाहते हैं तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, जिसका विषय ठीक है, भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण था। भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण था। ठीक है ना, है। इसके बाद से इस भूमि अधिग्रहण और संपत्ति अधिग्रहण में कुल कितने अधिनियम दिए गए, तो इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम दिए गए। कितने अधिनियम दिए गए, तो 284 अधिनियम दिए गए। ठीक है, और 284 अधिनियमों पर मतलब इन अधिनियमों पर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता है। दाखिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या किया गया, दाखिल नहीं किया जा सकता। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की सुविधा, न्यायिक पुनरावलोकन की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है ना, ये हो गया 9वीं अनुसूची। आराम से देखिए 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसका विषय क्या था, तो भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण। इस अनुसूची में कुल कितने अधिनियम थे, 284 अधिनियम थे। और जो है कि न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार किसको मिला है, सुप्रीम कोर्ट को। इस चीज पर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका 9 शेड्यूल रहा। 9 शेड्यूल के बाद से 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या था,
तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया। और दल बदल विरोधी कानून किसके संदर्भ में था? तो दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में था। ठीक है, तो आइए देखते हैं 10वीं अनुसूची। ठीक है ना, 10वीं अनुसूची, यहाँ डेट लिख देते हैं 1985, नहीं यहाँ रहने दीजिए, 10वीं अनुसूची देखते हैं। ठीक है ना, तो 10वीं अनुसूची को जैसा कि बताए हैं कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। तो यहाँ लिखिए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या किया गया? जोड़ा गया, जिसका विषय यहाँ पर रहेगा, जिसका विषय दल बदल विरोधी कानूनों से था। दल बदल विरोधी कानून का संबंध किससे था? तो दल बदल विरोधी कानून का संबंध विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से था। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। ठीक है ना, जिसका विषय क्या था? दल बदल विरोधी कानून से था। ठीक है ना, और दल बदल विरोधी कानून का संबंध किसे था? विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में। अब दल बदल विरोधी कानून है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून को क्या कहा गया? 1985 से पहले, 1985 से पहले जब ये अनुसूची नहीं जुड़ी थी, तो कोई भी व्यक्ति क्या करता था? अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में क्या करता था? चला जाता था चुनाव जीतने के उपरांत। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जो मंत्री होते थे उनका खरीद फरोख्त होता था, मंत्रियों को खरीदा जाता था। तो जो देश की जनता का जिस पर विश्वास होता था, उस जनता को उनसे क्या मिलता था? धोखा मिलता था। तो इस चीज से बचने के लिए, मंत्रियों के खरीद फरोख्त से बचने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। अब 1985 में आपको पता ही है किसका सरकार होगा। ठीक है ना, राजीव गांधी देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में ये 52वां संविधान संशोधन लाया गया। 1985 में आया दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत कहा गया कि अगर कोई भी मंत्री या अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के उपरांत अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो उस पर दल बदल विरोधी कानून क्या होगा? लागू होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के उपरांत अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लगाया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी रखा गया कि दल बदल विरोधी कानून कब नहीं लगेगा? तो ये बोला गया कि जब किसी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य, क्या बोला गया? जब किसी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तब उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं किया जाएगा। अगर उससे कम सदस्य जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू किया जाएगा। अगर 1/3 से ज़्यादा या 1/3 सदस्य जो होते हैं अपनी पार्टी को छोड़ के स्वेच्छा से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उन पर दल बदल विरोधी कानून को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो दल बदल विरोधी कानून को समझ में आ गया। दल बदल कानून में बोला गया 1/3, ठीक है ना, 1/3 सदस्य किसी भी पार्टी के। अब 1/3 का मतलब मान लीजिए किसी भी पार्टी में 99 MLA हैं, ठीक है ना। अब 99 MLA में 1/3 कितना हो जाएगा आपका? 33 होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी के 33 सदस्य किसी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, मान लीजिए ये ए पार्टी थी, ठीक है ना, और यहाँ पर बी पार्टी है, तो ये ए पार्टी से छोड़ के 33 सदस्य यहाँ पर चले आए, ठीक है।
तो देखिए इन 3300 सदस्य पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा, लेकिन इन 33 सदस्यों में अगर एक भी सदस्य कम हो जाता है, 32 सदस्य हो जाते हैं या 30 सदस्य हो जाते हैं या 15 सदस्य हो जाते हैं, तो जैसे ही 1/3 से कम होगा इन वेमलेस पर क्या लग जाएगा, दल बदल विरोधी कानून लागू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये 10वीं अनुसूची रहा। 10वीं अनुसूची को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, जिसका विषय क्या था, दल बदल विरोधी कानून बनाना या दल बदल विरोधी कानून को लागू करना, जिसका संबंध कितने था, राजनीतिक पार्टियों से था। और 1/3 सदस्य अगर राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्वेच्छा से छोड़ के जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं 11वीं अनुसूची में क्या था। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची। ग्यारहवीं अनुसूची, ठीक है ना, 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची रही क्योंकि इसी के तहत पंचायती राज्यों को कार्य करने के लिए क्या मिला? शक्ति प्रदान हुआ, शक्ति प्रदान किया गया, पंचायती राज्यों को कार्य करने के लिए शक्तियां मिली। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची लिखिए। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है ना। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज्यों की व्यवस्था की गई, पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई तथा इन पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? कुल 29 विषय दिए गए। और यही 29 विषय 2019 के पीसीएस एग्जाम में पूछा था। ठीक है ना, अभी रिसेंटली इसका एग्जाम हुआ था 2019 में। तो देखिए शेड्यूल में से कितना अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा है। 10वीं अनुसूची में इतना अंदर पूछा गया कि 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी थी, तो कुल विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। यही 2019 के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो इस अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में हुआ। किस विषय पर हुआ? तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में क्या की गई? पंचायती राज्य व्यवस्था की गई। किसकी चीज की व्यवस्था की गई? पंचायती राज्य व्यवस्था की गई, पंचायती राज्य लागू किया गया। और इन्हें कार्य करने के लिए क्या कितने विषय मिले? 29 यानी 29 विषय मिले। ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 12वीं अनुसूची क्या है।
ठीक है ना। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, कौन सी संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया? जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए 11वीं में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 12वीं में शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाओं का क्या किया गया? सृजन किया गया। किसका सृजन किया गया? नगर निकाय या नगर पालिकाओं का क्या किया गया? सृजन किया गया। और नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय मिले? 18 विषय दिए गए। 6 नगर पंचायत सदस्यों, नगर पंचायतों का क्या हुआ? इसमें सृजन किया गया। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत ठीक है ना, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए, वहाँ ग्रामीण यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकायों का सृजन किया गया। नगर निकायों का सृजन किया गया। किसका सृजन किया गया? नगर निकायों का सृजन किया गया। इसके अंतर्गत नगर निकायों को काम करने के लिए काम करने के लिए नगर निकायों को काम करने के लिए कुल 18 विषय दिए गए। कुल 18 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? तो कुल 18 विषय दिए गए। आइए फिर से देखते हैं 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकायों का सृजन किया गया। किसका सृजन किया गया? नगर निकायों का सृजन किया गया। और नगर निकायों को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान कराए गए? तो 18 विषय प्रदान कराए गए। ठीक है ना। देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक ही सन हुआ, एक ही सन में किया गया, 1992 में किया गया। क्योंकि देखिए एक तरीके से आप कोरिलेट भी कर सकते हैं कि जहां ग्रामीण क्षेत्र होगा वहां शहरी क्षेत्र होंगे, तो जो नियम ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे वो नियम कुछ बदल के जो होंगे वो शहरी क्षेत्रों में होंगे, यानी दोनों क्षेत्रों में क्या होंगे? समान रूप से लागू होंगे। तो केवल संविधान संशोधन का क्रम ही बदला गया, सन नहीं बदला गया। तो सन को लेके आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही किया गया और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में किया गया। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों के तहत किया गया, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची यानी शहरी क्षेत्रों में क्या किया गया? नगर निकाय को जोड़ा गया। ठीक है ना। चलिए एक बार जो बढ़ी हुई अनुसूचियां हैं उनको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ी हुई अनुसूचियां समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ 8 अनुसूचियां पहले से थी। ठीक है ना। 8 अनुसूचियों के बाद से 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची यहाँ पर लिखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है ना, 1951 में 1951 में। ठीक है, और विषय तो भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, ये जस्ट शॉर्ट में है। उसके बाद से 10वीं अनुसूची। ठीक है ना, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन,
संशोधन 1985 में विषय क्या था? तो दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, उसके बाद से 11वीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, संशोधन 1992 में। ठीक है ना, विषय तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज। ठीक है, और उसके बाद से 12वीं अनुसूची तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसी सन में 1992 में। और विषय क्या होगा आपका? शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकायों की व्यवस्था। ठीक है, तो ये देखिए संविधान में कुल 8 और ये 1 2 3 4 कुल 4 को जोड़ दिया जाए अनुसूचियों को तो कुल अनुसूचियाँ कितनी हो गई? 12 अनुसूचियाँ, और यही वर्तमान समय में है। ठीक है ना, तो देखिए आज का जो लेक्चर रहा या आज के पार्ट रहा, इसमें हमने जो है कि भारतीय संविधान में बढ़ी हुई अनुसूचियों को बताया। ठीक है ना, कि कितनी अनुसूचियाँ बढ़ी थी, तो 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया और उन्हीं 4 अनुसूचियों को हमने क्या किया? उल्लेख किया। ठीक है, इसी जो है कि लेक्चर का जब दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें जो है कि मैं शुरू से मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय अनुसूची से लेके 12वीं अनुसूची तक क्या करूँगा, एक बार फिर से हम क्या करेंगे 12 अनुसूचियों को समराइज करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।